सारे एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी हार रही हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये आपका बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बन जाएगी। क्या कहेंगे उनके इस जवाब को लेकर? देखिए, ये तो बिल्ली के भाग से छींका फूट गया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेट की मुख्यमंत्री बनूंगी। उनका तो काम था धरना प्रदर्शन, जैसे केजरीवाल उनके साथ रहते हैं आज भी। उनकी भी ये आइडियोलॉजी थी कि हम जो है किसी कानून को नहीं मानेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। परंतु हर चीज़ का एक अंत होता है, एक समय होता है। तो लगता है कि ममता बनर्जी जो टीएमसी की सरकार है, अब उसका अंत लगभग तय है। यदि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी परमानेंटली इनको रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, और वो इस गद्दी पर दोबारा आसीन नहीं हो पाएंगे। सरकार को जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन बिल लाना होगा जिससे कि तमाम चीज़ें चेक हो पाएँ। अब हिंदुओं तो करें एक एक शादी, और वो करें 4 बीवी 32 बच्चे, तो समीकरण तो जो डेमोग्राफी हो तो चेंज हो जाएगी। अब दिल्ली के अस्पतालों में जाकर देखें, दिल्ली के थानों में देखें, दिल्ली की अदालतों में देखें, सारे के सारे 90% आपको बुरके वाले और दाढ़ी वाले चिन वाले लोग मिलेंगे। तो कोई तो वजह है। तमाम फ़ायदे, तमाम गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मुस्लिम उठाएं। अब तो पहले तो लोग दबी आवाज़ में बोलते थे कि दूसरा पक्ष, अब तो खुल के बोलते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। पश्चिम बंगाल के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 4 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो गर्म हो चुका है। कभी एसआईआर को लेके, कभी रिजल्ट से पहले बूथ कैप्चरिंग को लेकर के जो है ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए हैं। उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस के एक्स एसीपी हैं वेद भूषण जी, इनसे जानते हैं इनका क्या रुख है और किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, और क्या लगता है जिस तरीके से एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार कृतिका। ये जो इलेक्शन है, बहुत इसका लंबे परिणाम होंगे, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर, तमाम चीज़ों पर इसका असर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ममता बनर्जी की जो फिलहाल हालात हैं और उसके जो एमपीज़ हैं, जिस तरह से वो पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्योंकि ममता दीदी लगातार तीसरी बार बन नहीं थी, सीएम बन नहीं थी। उनको उम्मीद थी कि मैं भी एक रिकॉर्ड कायम करूंगी, जिस तरह उड़ीसा के सीएम ने किया, या उससे पहले और सीएम रहे कई स्टेट के जो 4-4 बार सीएम रहे, तो वो उस रिकॉर्ड के बराबर पहुंचना चाहती थी। परंतु लगता है कि जनता ने उनका मैंडेट उनको नहीं दिया, और इस वजह से उनको भी इस चीज़ का एहसास है। सारे एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी हार रही हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी क्रम के अंदर आप देखें कि हड़बड़ाहट के अंदर कितनी जगह झगड़े फसाद करने की कोशिश की गई, परंतु 2.5 लाख पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए, सीआरपी, बीएसएफ, तमाम चीज़ों के, और उसकी वजह से झगड़े फसाद, मर्डर तो एक हुआ ही नहीं तो अदरवाइज 8-10 आदमियों का मरना इलेक्शन में तय होता था। ना इस बार कोई मृत्यु हुई, ना कोई मेजर दंगे हुए, बल्कि जो परसेंटेज था वो 92% अबव चला गया, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट का नहीं है। तो लोगों के, पब्लिक की जो भागीदारी है वो कितनी बढ़ चुकी है बंगाल के अंदर। बंगाल के जो लोग हैं वो बड़े प्रबुद्ध माने जाते हैं। परंतु जिस तरह से एसआईआर को लेकर रोने रोए जा रहे थे तमाम स्टेट्स के अंदर, जो कि विरोध का पर्पज है, केवल विरोध करना है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका मीनिंग क्या है? उनको केवल एसआईआर का विरोध करना है। बल्कि बहुत से लोगों को एसआईआर की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी नेताओं को, पर जो विरोध करना है उनको एसआईआर का नाम एफआईआर लिख दें या कुछ एनसीआर लिख दें, इससे कुछ नहीं। उनको सत्ता का विरोध करना है, पर वो विरोध इतना ज़्यादा हो गया कि उनको खुद को उसका नुकसान होना पड़ा है। जिस तरह तृणमूल कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने बाबर हुमायूं को किनारे लगा दिया। बायू हुमायूं ने अपना अलग एक तंत्र खोल दिया, उसने अपनी पैरवी करनी शुरू कर दी, अपनी पार्टी बना दी, अपने एमएलएस खड़े करने शुरू कर दिए। तो जो इस समय जो इलेक्शन है वो मुस्लिम बनाम हिंदू बन चुका है, क्योंकि एक तरफ हिंदू हैं, दूसरी तरफ 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू हैं। हालांकि डिवीजन उनमें भी होगा, मुसलमान भी बटेंगे, हिंदू भी दूसरी पार्टीज के लिए जाएंगे, परंतु जो पलड़ा अब भारी दिख रहा है वो बीजेपी का दिख रहा है। तो और आप देखिए किस तरह से एक अजयपाल शर्मा आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बतौर ऑब्जर्वर भेजा गया, और उन्होंने जहांगीर खान के इलाके जो एमएलए थे, बड़ा नोटोरियस किस्म का वो एमएलए है। क्योंकि अभी जब नड्डा की वहाँ पर सवारी निकली थी, अपना इलेक्शन की रैली निकली थी, उसमें भी उसने बड़ी गफलत करने की कोशिश की थी। उस तरह से जो मुस्लिम वोट है शायद वो डिवाइड हो जाएगा, और इसका फ़ायदा तमाम बीजेपी को मिलेगा। एक बात और निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये आपका बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर भाजपा की
सरकार बन जाएगी, क्या कहेंगे उनके इस जवाब को लेकर? देखिए, ये तो बिल्ली के भाग से छींका फूट गया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेट की मुख्यमंत्री बनूंगी। उनका तो काम था धरना प्रदर्शन, जैसे केजरीवाल उनके साथ रहते हैं आज भी, उनकी भी ये आइडियोलॉजी थी कि हम जो है किसी कानून को नहीं मानेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। परंतु हर चीज़ का एक अंत होता है, एक समय होता है। तो लगता है कि ममता बनर्जी जो टीएमसी की सरकार है, अब उसका अंत लगभग तय है। इसी क्रम के अंदर जो आपने लास्ट नाइट में देखा या दिन में देखा कि जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग के एलिगेशन लगाए गए, मतलब उनका कोई आधार नहीं। उनका कहना तो ये है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, उन्हीं के आधार पर जिस तरीके से मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने हेडक्वार्टर से बैठकर, कहीं से भी, उस तरीके से जो है यहाँ पर वही काम हो रहा है कि एक तरीके से उन सभी चीज़ों को, उन पर निगरानी की जा रही है, हर चीज़ को लेकर। ये दुर्भाग्य है। केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग हर संस्था को गाली देते हैं, हर संस्था में कमी बताते हैं। जब वो 3 बार सीएम बनी तब वो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती थी। अब चूंकि वो चौथी बार, अब उनको गड़बड़ी नजर आ रही है, तो इसको दुर्भाग्य कहा जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया उसके बाद में कि कोई ना तो बूथ की कैप्चरिंग हुई, ना ईवीएम में कोई टेम्परिंग की गई। वो एक प्रक्रिया का हिस्सा थे। उस प्रक्रिया के अंदर 2 बार बैलेट बॉक्सेस जमा कराए जाते हैं। अब वो उसी को एक मुद्दा बनाकर चल रहे थे, पर जब इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया तो वो एक उनके जो पांजा है मैडम है और दूसरे जो हैं वो दौड़ के भाग गए, वहाँ छोड़ छाड़ के भाग गए। या तो आप हिम्मत थी तो वहाँ रुकते, पूरे दिन 24 घंटे पहरा देते। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि आपको पेशाब भी नहीं, टॉयलेट भी नहीं जाना, वॉशरूम का भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको बूथ छोड़ना ही नहीं है, आप छोड़ के चले गए। तो इनकी जो दोहरी नीति है वो दिखा रही है कि ये हड़बड़ी में है, परेशानी के अंदर है। और 4 तारीख को नतीजा आएगा, हम और आप फिर बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। जाएगा आपके हिसाब से? भाई नतीजा सारा इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि जो हिंदू वोट था पहले बहुत ज़्यादा बटा हुआ था। जो भारत सरकार ने, जो या कहें कि मोदी जी ने और अमित शाह और उनकी टीम ने तमाम आंकड़े उनके बदल दिए। हिंदुओं को जगाया गया कि यदि इसी स्पीड से बंगाल के अंदर मुस्लिम बढ़ते रहे तो ये बांग्लादेश का एक हिस्सा बन जाएगा। हालांकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हमने शरण दी हुई है, परंतु हो सकता है कि हमें उनकी शरण में जाना पड़ता, तो इक्वेशन बदल जाते। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की गई, मैं तो चूंकि बंगाल में बहुत गया हूँ, मालदा बांग्लादेश से एरियाज लगे हुए, वहाँ आपको जाकर लगेगा कि ये तो किसी पाकिस्तान में आ गए या बांग्लादेश के किसी शहर में आ गए। वहाँ हिंदू दिखना ही बंद हो गया है करीब करीब। ऑफिसर्स को वहाँ भेजा जाता है, चाहे पुलिस के अफसर हैं, सिविल के अफसर हैं, किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है, कैसे धमकाया जाता है, कैसे डराया जाता है। परंतु इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इलेक्शन कमीशन ने दिया है और अजय पाल शर्मा जैसे आईपीएस ने कि यदि कोई भी गड़बड़ करोगे तो उसका इलाज होगा, हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं इस तरह के गड़बड़ी करने। इसी वजह से वहाँ कोई लूट की वारदात नहीं हुई, मर्डर नहीं हुए। जो 300 एफआईआर होती थी वो मुश्किल से 10-15 एफआईआर में कन्वर्ट होकर रह गई हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, वोट परसेंटेज ज़्यादा गया है और एफआईआर कम दर्ज हुई हैं या लगभग नहीं के बराबर हुई हैं। तो एक बड़े कामयाबी के तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये हम सब लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि बंगाल जैसे डिस्टर्ब एरिया के अंदर आपने सक्सेसफुल तरीके से इलेक्शन को अंजाम दिया। 4 तारीख को फिर बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। सर, जिस तरीके से एसआईआर का शुरू से ही ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, बावजूद इसके अब तो चुनाव हो गया, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में भी होंगे, तो यहाँ पर भी जो है लगातार विपक्ष एसआईआर का विरोध क्या करता है? क्या है आखिरकार एसआईआर में कि विपक्ष को जो है एक तरीके से हंगामा करने का एक मौका मिल जाता है? आप क्या कहेंगे एसआईआर को? देखिए, एसआईआर को लेकर तमाम स्टेट्स में एसआईआर की जा रही हैं, वहाँ इस तरह की कोई गफलत, किसी को कोई डर नहीं है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर इलेक्शन है, तो वो भी अपना अभी से रोना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद लगता है कि अपनी हार दिखाई दे रही है। तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ बहाना बनाना चाहिए। जैसे पहले बहाना बनाया जाता था, बूथ कैप्चरिंग हो गई फलां एरिया के अंदर, वह ईवीएम हैक हो गया, अब वो बहाना चल नहीं पा रहा है। तो नए नए तरीके किस पे एलिगेशन लगा के चले जाएं, केवल वो इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है, सरकार से मिला हुआ है। तो इस तरह की जो वाहियात की बातें हैं वो ये लोग करते रहें और आगे भी करते रहें, क्योंकि उनको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। तो वो तो कोशिश में है कि कोई ना कोई बहाना, पहले कल को हार जाती हैं ममता बनर्जी, कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे कि एसआईआर में गड़बड़ की गई है, बड़े लार्ज स्केल पर वोट काट के गए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको लताड़ मारी तो अब वो चुप करके बैठ गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक, कोर्ट, अदालत सब देखती है। तो आने वाला समय तय करेगा कि ये धारा किस तरफ जाती है, टीएमसी की तरफ जाती है, कांग्रेस की तरफ जाती है। कांग्रेस का तो खैर 0 है, वहाँ उनको तो उम्मीद माइनस में जाने की चांसेज हैं। मतलब बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और जो इसके सहायक हैं वो
बीजेपी जीतती है तो उसके बहुत बड़े सहायक होंगे AIMM जो हैदराबाद के ओवैसी हैं, और दूसरा ये जो बाबर हुमायूं है, ये कितने मुस्लिम वोट लेके जाते हैं वो सारे वोट समझा कि आप बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। तो इलेक्शन का जो कैलकुलेशन समीकरण है वो धीरे धीरे सब पब्लिक को समझ में आ गया है। इंतजार करते हैं 4 तारीख को, फिर डिबेट करेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या लगता है जिस तरीके से SIR का बहुत बड़ा प्रभाव बंगाल में हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ सकता है SIR का? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याज आकर वहाँ अपना वोटर कार्ड बना लिया है, आधार कार्ड बना लिया है, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। तो वो SIR के तहत जब आएंगे उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं होंगी, जांच की जाएगी कि इनकी क्या बैकग्राउंड है, इनके पुरखे कहाँ से आए थे, इनके परदादे कहाँ थे, ज़मीन कहाँ थी, खेती कहाँ थी, मकान कहाँ था। तो वो डर बैठा हुआ है विरोधी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, कि ऐसा ना हो कि बंगाल की तरह यहाँ भी 92% इलेक्शन हो गया तो हम तो चले गए, इनकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन और ये सरकार। सर देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन सभी लोगों को उनके देश भेजना, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ड्राइव चलाई जाती है और उनको उनके देश भेजा जाता है, यानी कि जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको उनके देश भेजा जाता है। अभी कुछ समय पहले जो है लखनऊ में भी ऐसी ड्राइव चलाई गई थी, उसके तहत जो है बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ड्राइव चल रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव है वो एक तरीके से आरोप लगाते हैं कि लगातार जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। यही चीज़ जो है हमेशा योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, तो क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? देखिए, बहुत दिन से अवेटेड है, सरकार से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है डिफरेंट NGOs के द्वारा, माध्यम के द्वारा, कि आप पॉपुलेशन जो सेंसस चल रहा है उसमें तमाम पक्षों को देखें, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं वो इस तरह की हैं कि हिंदू धीरे धीरे माइनॉरिटी में जा रहे हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। जिस दिन गलती से यदि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में चले गए तो आप ये मंदिर और जो देख रहे हैं तमाम पूजा पाठ, ये सब बंद होने वाली है। आपको इलीगल माइग्रेंट्स की बात की जाए तो वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तमाम जो अपराधों के अंदर हैं, दिल्ली के अंदर जहाँ आपसे डिबेट कर रहे हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखें सीमापुरी, वेलकम, शादरा, तमाम एरियाज़ के अंदर मुस्लिम का कैप्चर हो गया है। कालिंदी कुंज है, उस ओखला इलाका है, जामिया इलाका है, तो वहाँ देखें कि इस तरह हिंदू एक जैसे दांतों के बीच में जवान रहती है उस तरह से वहाँ रहते हैं, तो मजबूर हैं रहने के लिए। परंतु सरकार को जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन बिल लाना होगा जिससे कि तमाम चीज़ें चेक हो पाएँ। अब हिंदुओं तो करें एक शादी और वो करें 4 बीवी 32 बच्चे, तो समीकरण तो जो डेमोग्राफी हो तो चेंज हो जाएगी। अब दिल्ली के अस्पतालों में जाकर देखें, दिल्ली के थानों में देखें, दिल्ली की अदालतों में देखें, सारे के सारे 90% आपको बुरके वाले और दाढ़ी वाले, चिंचिन वाले लोग मिलेंगे। तो कोई तो वजह है। तमाम फ़ायदे, तमाम गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मुस्लिम उठाएं। अब तो पहले तो लोग दबी आवाज़ में बोलते थे कि दूसरा पक्ष, अब तो खुल के बोलते हैं कि जब पाकिस्तान बना था और बंटवारा हुआ था तो ऑफ़र दी गई थी आप पाकिस्तान जाके बस सकते हैं, परंतु इन्होंने खुद कहा था कि हम हिंदुस्तान के कायदे कानून मानेंगे, संविधान को मानेंगे, जैसा कानून कहेंगे। अब कितना विरोध किया गया जब ट्रिपल तलाक का मामला आया और राम मंदिर बना, कितना विरोध किया गया, 370 हटाई गई, कितना विरोध किया गया। तो ये एक तरीका बन चुका है, पर अब ये तरीका चलने वाला नहीं है। यदि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी परमानेंटली इनको रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, और वो इस गद्दी पर दोबारा आसीन नहीं हो पाएंगी। क्योंकि पहले जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक छत्र रहा था, उसके बाद लगातार 15 साल तक CM रही, और जिस तरह से उन्होंने एक फैक्ट्री जो वहाँ पर लगनी थी, उसके बाद में कोई भी फैक्ट्री आज वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ धरना प्रदर्शन वाला मामला है। तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इलेक्शन किस तरफ जाता है। 4 तारीख को पत्ते खुल जाएंगे। देखा जाए तो इसी हाल में कभी उत्तर प्रदेश और बिहार भी हुआ करता है। बिहार को तो अभी हाल फिलहाल में फिर से एक बार बाहर मिली है, लेकिन बात करें तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है, कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पहले लव जिहाद के किस्से सुने जाते थे, अब वो धीरे धीरे कम हो गए, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाने हो रहे हैं। उसी तरह से लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, पूरे जगह जहाँ मुस्लिम पैच था वहाँ भयानक दंगे होते थे। अब दंगे होते ही नहीं है। CA NRC में पूरी दिल्ली में दंगा हुआ, गाजियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पर जो सरकार है
बाबा की सरकार, योगी जी की सरकार है, उनके मैसेज बड़े स्ट्रॉन्ग जाते हैं कि यदि करा तो लंगड़ा ऑपरेशन हो जाएगा या परमानेंट तुम्हें अल्लाह ताला के पास भेज दिया जाएगा। कहते हैं अगले चौराहे पे नहीं बचेगा कुछ। हाँ, चौराहे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको तो खुलेआम बोलते हैं कि मैं जीने नहीं दूंगा यदि बदमाशी करो, गुंडागर्दी करोगे, शांति से रहो। आप इसी शर्त पर रहे थे कि हम इस देश को मानेंगे, इस देश के संविधान को मानेंगे, परंतु आप अपना एक नया कानून लाना चाहते हैं, आप फतवा जारी करते हैं, आप फलां चीज़ करते हैं, आप तमाम इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, तमाम पाकिस्तान से, तमाम टेररिस्ट से आप मदद ले रहे हैं, पर वो मदद अब चल नहीं पाएगी क्योंकि पूरा जो हिंदू वर्ग है वो जान चुका है कि ये लोग देश के दुश्मन हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग पढ़े लिखे हैं जो इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और न कभी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते, परंतु उनकी मजबूरी ये है कि वो 100 के आगे वो 2 आदमी बोल नहीं पाते, तो वो भी इनकी हाँ में मिलाते हैं। तो इसलिए समय बड़ा नाजुक है, ये वक्त तय करेगा।